वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की अपनी डेट क्या हो चुकी है, वो हो गई है 16 दिसंबर। क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्या एग्जाम में बन सकता है, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। और अपना ये हमारा चैनल है, इसको आप ज्वाइन करो अच्छे से, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इधर ही। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी ज्वाइन करोगे तो और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी अपडेट्स आती रहेंगी। बाकी आर्टिकल्स है इंपॉर्टेंट 6। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिज्म, संवैधानिक अद्वैतवाद। फिर है सर्टेनिटी का खत्म होना। तीसरा आर्टिकल मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है पहले भी, वो कहता है कि COP28 जो फॉसिल फ्यूल्स पे हो रहा है, वो मैंने कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फिर भारत में जो इतनी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद नई दिल्ली की अभी AI के ऊपर जो डेक्लेरेशन हुई है वो, और RBI का रेपो रेट। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन मोनिज्म। अभी आपको पता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने निर्णय को बरकरार रखा है। उन्होंने बोला है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को 2/3 मेजोरिटी से पास करवाने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर कि भाई इनको वापस से जम्मू कश्मीर को, जो उनका स्पेशल स्टेटस होता है ना, स्पेशल स्टेटस मतलब विशेष दर्जा जो होता है, वो उनको वापस मिलना ही चाहिए। अब आर्टिकल 370 था क्या, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। जब वो जम्मू कश्मीर उस समय हमारे भारत का हिस्सा बनाया गया था, तब उनको टेम्पररी प्रोविजंस दिए गए थे। ठीक है, अब टेम्पररी था, बाद में पता चला कि ये परमानेंट हो चुका है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये बात बोली गई थी कि जम्मू कश्मीर जो है वो अपना अलग से क्या बना सकती है, अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अलग से फ्लैग, सब कुछ बना सकती है। तो जम्मू कश्मीर का ये आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की बात करता था। इवन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो उस समय भी उनके ऊपर भी ये चीज बोली गई थी। तो इस तरीके से ये एक ऐसी व्यवस्था लेके आ रहा था जिसमें जम्मू कश्मीर को यूनिटरी बनाया जा रहा था, है ना। तो उसी के ऊपर अभी काफी बड़ा विवाद चल रहा है। अभी इसके लिए जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल 2023 भी ऑलरेडी पास हो चुका है। तो इस पे काफी सारी डिबेट्स जो हैं और काफी सारी बातें जो हैं वो ऑलरेडी चली रही हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो वही चीज है ये जो मैं आपको पूरा आर्टिकल बता रही हूँ। ठीक है, अब प्रेसिडेंट यहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि भारत के राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो आर्टिकल 370 को निरस्त करके राज्य में भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने को कर सकता है, और ये उनकी अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड पावर को उन्होंने यहाँ पर चैलेंज करते हुए बोला कि यार ये अनलिमिटेड पावर तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी बात यहाँ पर बोली। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही बात चल रही है इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और इस पूरे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल को लेकर के, कि उसको जम्मू कश्मीर कह रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को वापस से जो है स्टेटहुड का दर्जा दो। तो वो भी मिलना चाहिए उनको, स्टेटहुड मिलना चाहिए। तो काफी सारी ये चीजें हैं। तो प्रोटेस्ट भी काफी सारे हैं इसके ऊपर। तो क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, वो धीरे धीरे यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ये सब जो है एक, इसे ही हम कहते हैं अद्वैतवादी निर्वचन या फिर अद्वैतवादी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे इसका इसका मतलब बेसिकली जो है, इस शब्द का मतलब क्या होता है वो समझो। कॉन्स्टिट्यूशन मोनिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही आपने आधार मान रखा है। मोनो, मोनो एक ही मान रखा है कि इंटरनली और एक्सटर्नली सब चीजों का ध्यान सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सब सोल बियरर वो सिर्फ और सिर्फ संविधान है, इसके ऊपर ये बोला गया है। समझे भाई। तो इस तरीके से ये आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन मोनिज्म का ही एक केस है। द हिंदू के आर्टिकल में इसमें काफी ज्यादा चीजें छपी थी, तो वहीं से मैं आपको बता रही हूँ।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर बात करी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही हमारा अगला आर्टिकल है यहाँ पर, एंड ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हुआ क्या है कि जो हमारा मद्रास हाई कोर्ट है तमिलनाडु में, उन्होंने भारतीय नागरिकता नागरिकता प्राप्त करने के लिए 40 वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को राहत प्रदान करने में काफी अच्छा यहाँ पर भूमिका निभाई, क्योंकि एक केस आया था। अभी केस आपको याद करना है, करंट अफेयर में बन सकता है। टी गणेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें हाई कोर्ट जो मद्रास का है, उन्होंने यहाँ पर उसकी फैमिली, जो ये पर्सन है और उसकी फैमिली को इंडियन सिटीजन मान लिया है। ठीक है, तो हुआ क्या था, ये जो पूरा बात थी, ये असल में एक पर्सन जो थे वो 69 ईयर्स के पर्सन थे, जो कि रेफ्यूजी थे करूर में। और वहां पर ये आए थे 1990 में इंडियन पासपोर्ट लेकर के। ठीक है, तो चाहे वो इंडियन सिटीजन थे, लेकिन अथॉरिटीज ने उनको श्रीलंका का रेफ्यूजी बना के रखा। तो पासपोर्ट भी एक्सेप्ट हो गया, लेकिन फोटोग्राफ उस पासपोर्ट में काफी ओल्ड थी। तो वही ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर ये उनको समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर केस करा, तो मद्रास हाई कोर्ट ने उनको एक इंडियन सिटीजन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इसका पूरा डिटेल स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि गणेशन का केस ऐसा इकलौता केस है। ऐसे केस भरे हुए 5130 एप्लीकेंट्स है जिन्होंने इसके तहत अपनी एक नागरिकता प्राप्त करने की बात कही है। ठीक है, मार्च 2023 के हिसाब से 91,000 रेफ्यूजीज है जो कि यहाँ पर तमिलनाडु में, जिसमें से 58,000 अलग अलग कैंप्स में रह रहे हैं। ठीक है भाई, तो अगर रेफ्यूजीज की मैं बात करूं तो क्या हमारे भारत में कोई संविधान में कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर? तो देखो यार, सिटीजनशिप एक्ट में भी रेफ्यूजीज के बारे में लिखा हुआ है। और अगर लास्ट 15 महीने से न्यायाधीश सदैव ही नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहते आ रहे हैं वहां पर कि वो सब याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक थे और उन्हें पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए। 8,000 रेफ्यूजीज ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजनशिप के लिए पात्र हैं, लेकिन कानून के दायरे से बाहर हैं। ठीक है भाई, तो ये रेफ्यूजीज का एक छोटा सा केस था। आपको मेन क्या दिमाग में रखना है कि जो केस का नाम है, ये हमसे पूछा जा सकता है। केस का नाम क्या है? टी गणेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, टी गणेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो मदुरई की जो बेंच है ना, उन्होंने 30 तारीख को इसके बारे में फाइनली अपना करते हुए बताया, और हिंदू में ही ये आर्टिकल छपा था, एंड दी अनसर्टेनिटी। समझे भाई? तो ये इन्हें कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं IOT, इंडियन ओरिजिन तमिल्स, इंडियन ओरिजिन के तमिल्स लोग। ठीक है भाई, तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर एक अच्छी सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम तैयार करने की जरूरत है, ताकि एक बेटर पिक्चर निकल के आ सके ना, कि भाई कौन से पर्सन को किस तरीके से देना है। ऐसे रेफ्यूजीज को कभी तो प्राइड का बात आ जाती है इसके अंदर, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है अगर, और वो बाहर भी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको पढ़ाई भी करने जाने देना चाहिए सरकार को। अगला भाई, ये तो मैं आपको बहुत ही बार बता चुकी हूँ। अभी दुबई में आपको बताया मैंने, दुबई कहाँ पे है? UAE, लेकिन वो उसकी कैपिटल नहीं है, उसकी कैपिटल आबू धाबी है। तो वहां पर ही ये चल रहा है पूरा, जहां पर दुबई कंसेंसस अभी हाल फिलहाल में अपनाया गया है, COP28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ऑर्गेनाइज्ड बाय UNFCCC। इन्होंने बोला है फॉसिल फ्यूल्स को खत्म करने के लिए एक 21 पेज का ड्राफ्ट खत्म किया है, जिसके तहत नेट जीरो एमिशंस हो जाएंगे 2050 तक। ठीक है, नेट जीरो 2050 तक। और इस पूरे मसौदे में जो है, IPCC जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने यही बोला है कि 2050 तक आते आते नेट जीरो एमिशंस होंगे, ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के क्लोज आते जाए। तो दुबई से कंसेंसस आप याद करेंगे किसके ऊपर है? COP28। और फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करने का 21 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार किया है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, और क्लाइमेट क्राइसिस से आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसको रोकने के लिए। ये बताया गया कि हर कंट्री को ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सेनेगल, इन्होंने बोला है कि हम लोग पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके ऊपर अब तक स्टेप्स लिए नहीं गए हैं। तैयार तो सभी लोग हैं, पर स्टेप्स कहाँ लिए हैं? कहाँ पे इसके ऊपर डिसाइड किया है कि हम ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे? डिसाइड ही करे जा रहे हो, स्टेप कहाँ से लोगे, कब लोगे? तो वो बात है इधर, स्टेप्स लिए नहीं गए हैं। डिसाइडेड तो खूब है, पर स्टेप्स लिए जाने की समस्या है, लेना बहुत जरूरी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकना और ये सारी चीजों पे ध्यान देने की बात की गई है। मेन पॉइंट्स यही है जो मैं आपको हमेशा समझाती आई हूँ, कुछ अलग नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि वही सेम पॉइंट्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स है वो वाले जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। समझे?
तो वही चीज यहाँ पे दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको। क्रिटिसिज्म भी इसी का इसीलिए हुआ था क्योंकि अभी हमें फॉसिल फ्यूल को हटाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन जितना भी होता है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ हमारा हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उससे हो रहा है। और नॉन रिन्यूएबल है ये, गैर नवीकरणीय है, तो लंबे समय तक ये हमारे साथ रह भी नहीं सकते हैं। अभी के टाइम पे हमने को कितना करना है, 1.5 डिग्री पर कितना होता जा रहा है, 2 डिग्री से ज्यादा पहुंचते जा रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से। पेरिस एग्रीमेंट में चाहे कितना भी लिखा हो हमने, एनडीसीज हमने किए हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो हमें क्या फायदा क्लाइमेट चेंज से बचाने का। ठीक है। अगर अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो ऐसा बोला गया है कि इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 की लिखी हुई बातों को मान रही है, जो कि जीडीपी में रिड्यूस करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। 2030 का जो हमारा टारगेट है कि 40% नॉन फॉसिल फ्यूल हो जाना है। बाकी बचा हुआ हम फॉसिल फ्यूल पे रहेंगे, बट उससे बचा हुआ 40% हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल पे चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन इतना पॉजिटिव प्रोग्रेस करने के बावजूद भी अभी बहुत सारा लंबा रास्ता पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ की कंजम्पशन नीड डिमांड बहुत ज्यादा है। तो सबको मीट करके आगे तक पहुंचना, उसके लिए काफी समय लगेगा, चाहे इंडिया यहाँ पर कितने ज्यादा एफर्ट्स कर ले, बट स्टिल बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया को काफी टाइम लगने वाला है। और आगे आने वाले समय में भी यही बात है कि फॉसिल फ्यूल्स डेवलपमेंट करना, हमें नेट माइनस तक लेके जाना है, नेट जीरो नहीं। चलो मैं तो कहूंगी पहले नेट जीरो ही कर लो, नेट माइनस तो आगे की बात है। पहले जीरो तक पहुंचेंगे तभी तो माइनस में जाएंगे उस चीज को लेके। तो यही पॉइंट्स हैं, आप अगर कभी भी क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को देख सकते हो। कल कल को कभी भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इन पॉइंट्स पे से अपना आंसर को लिख सकते हो। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, इनको भी अच्छे से रीड रीड करते हुए जाना है। ओके। आगे अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 108 मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला है कि रोड एक्सीडेंट्स में 2010 और 2021 के कंपैरिजन में 5% का डिक्लाइन आया है। इंडिया में इंक्रीज हुई है 15% से, पहले 1.3.4 लाख हुआ करती थी, अब 1.54 हो गई है। ठीक है। लेकिन कुछ सिटीज में, कुछ जगह पर, कुछ कंट्रीज में इसके अंदर जो है ड्रॉप देखने को मिला है, जैसे कि बेलारस यूरोप में है, ब्रुनाई जेरूसलम, ब्रुनाई इज इन आसियान की कंट्री में से एक है, डेनमार्क यूरोप में है, जापान एशिया, लिथुआनिया, नॉर्वे, रशिया यूरोप का पार्ट है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो यूएई एंड वेनेजुएला साउथ अमेरिका, वेनेजुएला। ठीक है। तो इन सब कंट्रीज में काफी हद तक कम जो है वो चीजें देखने को मिली है, ऐसा बोला गया है। तो डब्ल्यूएचओ ने जो रिपोर्ट रिलीज करी, उन्होंने बोला है कि भाई जितनी सबसे ज्यादा डेथ होती है वो चिल्ड्रन और यूथ की होती है 5 से 29 ईयर्स की एज में, जो कि वर्किंग एज में होते हैं, बिकॉज वो सारा टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में मोटर व्हीकल से काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रॉमा सेंटर्स ओपन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एरियाज में जहाँ पे काफी ज्यादा, अभी तक जहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिला है, तब जहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं चीजें, वहां पे ट्रॉमा सेंटर्स ज्यादा ओपन होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई भी कहीं पर भी ये चीज फेस कर सकता है और ये बहुत डिजास्टर के रूप में शामिल हो सकता है, मतलब काफी बड़ी चीज है ये, और बहुत बुरा इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो उसके लिए ट्रॉमा सेंटर्स, उसको क्लीन करने, उसको हेल्प करने के लिए जो सेंटर्स होते हैं वो काफी सारे ओपन हमारे होने चाहिए। अगला आर्टिकल है नई दिल्ली की डिक्लेरेशन एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, 28 कंट्रीज यहाँ पे आई थी यूरोपियन यूनियन के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करके गए हैं। ठीक है। न्यू दिल्ली में आए थे, डिक्लेरेशन साइन हुआ है, और 2024 में बोला है कि भाई इसका सबमिट इंडिया ही करने वाला है। ठीक है। डेली डिक्लेरेशन, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल इस्तेमाल करना है, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतना ट्रस्टेड वे में करना है, ह्यूमन सेंटर्ड वे में करना है, जो कि आपको पता है कि भारत में कितना गलत हो रहा है। पक्का सुना तो होगा ही आप लोगों ने, डीप फेक तो सुना ही होगा, है ना। और ये भी रिपोर्ट सुनी होगी कि, मतलब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया कि इंडियंस एक महीने में 2.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने उस वेबसाइट को सर्च किया है जहाँ पे
विमेन को अनड्रेस किया जाता है उस वेबसाइट को सर्च करके एआई के थ्रू करने की कोशिश करी है। तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है एआई के तहत जो ये हो रहा है। तो इन्हीं चीजों को मेरे हिसाब से ठीक करने की जरूरत है। जो इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, इतना मिसयूज हो रहा है इस चीज का, उसको पहले तो स्टॉप करने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एथिकल वे और डेमोक्रेटिक वे को लाने की जरूरत है। डेटा प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के ऊपर ही यहाँ पर एक पूरा समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। क्लियर हुआ? तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बस छोटा सा ये पॉइंट था, आपको लर्न करना है, बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में जानना। ठीक है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है ना, अभी होगा तो अपने को पता चलेगा और चीजों के बारे में, पर अभी तो यही चीज है। अब आता है भाई हमारा आरबीआई, जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, जो कि 1 अप्रैल 1934 में बना था। जो है, इसको हिल्टन यंग कमीशन के तहत बनाया गया था। इन्होंने अपना, जो आरबीआई का हर बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट रिलीज होता है, उन्होंने अपना रेपो रेट अभी 6.5% ही रखा है, कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं इनको चेंज करना और ये सारी चीजें खूब की जाती हैं। आरबीआई भारत में पूरी तरीके से संभालता है। आरबीआई हर बार रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सब चीजों को रिलीज करता रहता है। और भारत में जो इन्फ्लेशन होता है उसको बिल्कुल चेक पे रखता है। आई होप आपको इन सब के मीनिंग्स पता होंगे, ये सामने लिखे हुए वर्ड्स। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। ये सारे टूल्स हैं जो आपने इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़े होंगे बैंकिंग सिस्टम को पढ़ते हुए। अगर पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो मैं थोड़ा सा एक बार समझा देती हूँ कि ये सब टर्म्स होती क्या हैं। ठीक है, रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है जिस जिस एक अमाउंट पर कोई भी एक बैंक है, कभी भी किसी बैंक के पास पैसे की कमी पड़ जाती है तो वो आरबीआई से उधार ले सकता है, आरबीआई से वो लोन ले सकता है, और वो किस अमाउंट पे लोन लेगा उसे कहते हैं रेपो रेट। वो किस अमाउंट पे लोन लेगा, ठीक है ना, तो वो होता है रेपो रेट। और अगर उल्टा कर दो इसका, अगर आरबीआई किसी दूसरे बैंक से लोन ले रहा है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इसको अभी इतना ही रखा गया जितना परसेंटेज है पहले से था ऑलरेडी। क्लियर है? बस इतना सही था, छोटी सी बात थी, कोई ज्यादा बड़ा तो था नहीं। बाकी आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। वो कहता है सबसे पहला, नैनोफोटिक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर एक सबसे छोटा आर्टिकल सा बनाया गया है, कटिंग एज डिवाइस है जो कि बहुत छोटी छोटी सी चिप को इतना छोटा काट सकता है। ये कटिंग डिवाइस है एक तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट्स है, सारी ही ऑलमोस्ट ठीक लिखी हुई है। वर्ल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा कॉइन की तरह है। और ये जो है मिनिएचर लेजर बीम्स लगाता है इंडिविजुअल पिलर्स में, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ये कटिंग कर देता है। इसकी एनईए जो है, इसकी एनर्जी फील्ड वीकर है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेट करता है, एक्सिलरेट करता है, जिसके तहत एक कटिंग करना इजी हो जाता है। कटिंग एज डिवाइस है जिसमें एक छोटी सी माइक्रोचिप भी लगी हुई होती है, उसके तहत इसको कट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसे नैनोफोटिक, नैनो का मतलब ये बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वर्ल्ड का, याद कर लेना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वर्ल्ड का, नैनो स्केल पार्टीशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लुईस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर ही पढ़ेंगे। बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, लुईस मॉडल ने भी अपनी बातें कही हैं कि भाई, इन्होंने ये बोला है कि, अगर मैं मॉडल के बारे में समझा देती हूँ, ये एक विलियम अर्थर लुईस ने अपने बारे में बात करते हुए बोला था कि भाई जो लेबर्स होती है, लेबर्स को क्या कर लो, अगर लेबर भरी हुई है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, तो आप क्या करो, लेबर को ट्रेडिशनल एक्टिविटी से उठा के मॉडर्न एक्टिविटी में ले जाओ। अगर आपके पास बहुत सारी लेबर है तो, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप उनको और ज्यादा पैसा देके उनको और बेटर बना सकते हो। तो ये था लुइस मॉडल ऑफ लेबर। यहाँ पर लुइस मॉडल के हिसाब से अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वहां पे लेबर ज्यादा होगी और रेट अच्छे होंगे। इसमें चाइना में ये चीज ही की गई थी जहाँ पे सरप्लस लेबर हुई थी, इसलिए चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कई बार बोला जाता है, क्योंकि वहां पर अच्छा खासा उन्होंने बोला था, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया है।
लुइस मॉडल चाइना के लिए काफी अच्छा एक्सेप्टेबल हुआ। लुइस मॉडल 1954 में आता है, जिसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की बात थी। इनके काम के लिए इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी मिला था, जिसमें इन्होंने यही बोला था कि अगर लेबर बहुत ज्यादा है आपके पास काम करने की, तो जरूरी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर में ही सारी लेबर को रखो। आप इसको किसी और जगह भी इस्तेमाल करो, आप इसको इंडस्ट्रीज लेके जाओ, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेके जाओ, आप इनको और जगह भी लेके जाओ, फार्म से हटाओ ना, और इनको ज्यादा पैसा दो, तो आपका और अच्छा काम हो जाएगा, आपका काम और अच्छा होना जाएगा। तो उससे क्या है कि चाइना को भी यही फायदा बहुत हुआ था। ठीक है, तो ये चीज थी लुइस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज का मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, आप ही ने सॉल्व करना है ये वाला। यहाँ पर यह है कि हमारी आज के टाइम पे नैनोफोटिक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर के बारे में है। मैं ये कहूंगी कि इसको मेंस के आंसर के लिए करने की जरूरत नहीं है, आप इसको प्रीलिम्स के लिए तैयार करके जाइए, जितना मैंने लिखवाया था उतना। ठीक है, उतना पढ़ के जाइए। बाकी इसको आप थोड़ा सा रीड करेंगे खुद से भी, लुइस मॉडल ऑफ सॉरी नैनो इलेक्ट्रिक फोटर जो है उसके बारे में, एक्सीलरेटर के बारे में रीड जरूर खुद से करिएगा, रीड कर लीजिए, उतना भी इनफ है। ठीक है भाई, चलिए, यहाँ तक हमारी क्लास होती है ओवर। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।